हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं टीएच ग्रीन को। थॉमस हिल ग्रीन के राजनीतिक विचारों को आज की इस वीडियो में हम डीपली स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देख लेते हैं इनका जीवन परिचय। सन 1836 में ब्रिटेन के आदर्शवादी दार्शनिक टीएच ग्रीन का जन्म उच्च मध्यम वर्गीय चर्च क्लर्जी परिवार में हुआ। उस समय इंग्लैंड में व्यक्तिवाद तथा उदारवाद का बोलबाला था। वह 24 वर्ष की आयु में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अध्यापक बन गए और मृत्यु पर्यंत 32 वर्ष यानी 1882 तक इन्होंने यहीं पे काम किया। तो इनका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 1836 से लेके 1882, तो काफ़ी कम एज के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके जो विचार है, इनके विचार पॉजिटिव लिबरलिज्म के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले हम देखते हैं जेएस मिल पॉजिटिव लिबरलिज्म में पहले चिंतक थे। टीएच ग्रीन दूसरे चिंतक हैं जिन्होंने पॉजिटिव लिबरलिज्म, सकारात्मक उदारवाद या सकारात्मक स्वतंत्रता की परिभाषा दी है या सकारात्मक रूप दिया है स्वतंत्रता को। तो देखिए, क्योंकि उस समय इंग्लैंड के अंदर क्या है, व्यक्तिवाद और उदारवाद का बोलबाला था, तो उदारवाद और व्यक्तिवाद का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा। साथ ही इन्होंने इसे चेंज भी किया, प्रभावित भी किया है। तो सबसे पहले राइटिंग्स इनकी देख लीजिए। इनके कई सारे लेख हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो राइटिंग है वो 4 राइटिंग है। सबसे पहली है लेक्चर ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, यानी हम राजनीतिक जो सत्ता होती है उसका पालन क्यों करते हैं। क्या हम डर के कारण राजनीतिक सत्ता का पालन करते हैं, राज्य की आज्ञा का पालन हम क्या राज्य के डर से करते हैं, या फिर हम अपने मन से करते हैं, या फिर हम दिल से चाहते हैं कि हम राजनीतिक सत्ता का पालन करें। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के ऊपर इनका ये किताब पब्लिश हुई है। दूसरी इनकी किताब है लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 1881 में ये प्रकाशित हुई है। प्रोलेगोमिना एथिक्स और लेक्चर्स ऑन इंग्लिश रिवॉल्यूशन, ये 4 पुस्तक इनकी जो है वो प्रमुख मानी जाती है। अब देखते हैं पॉजिटिव लिबरलिज्म में किस तरीके से इन्होंने योगदान दिया। दोस्तों, टीएच ग्रीन सकारात्मक उदारवाद के प्रसिद्ध विद्वान है और ग्रीन के समय में उदारवाद के प्रति 4 प्रतिक्रियाएं चल रही थी। वो 4 प्रतिक्रियाएं कौन कौन सी थी? मानववादियों की प्रतिक्रियाएं, मार्क्सवादियों की प्रतिक्रियाएं, हीगलवादियों की प्रतिक्रियाएं और नैतिकवादी प्रतिक्रियाएं। यानी ये जो इनका दौर है 1850 के आसपास, आप देखते हैं 1850 के आसपास लिबरलिज्म के नेगेटिव इंपैक्ट सोसाइटी में देखने को मिल रहे थे। मजदूरों का भारी शोषण किया जा रहा था, मजदूरों से 16-16 घंटे काम लिया जा रहा था और वेतन उनको नाम मात्र का, केवल जीवित रहने के लायक ही उनको वेतन दिया जा रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। उदारवाद के खिलाफ खूनी क्रांति का हो सकती थी। उदारवाद की काफ़ी आलोचनाएं की। मानववादियों में कार्लाइल जो है, कार्लाइल ने बेंथम की भी आलोचना की, साथ में इन्होंने उदारवाद की भी आलोचना की। साथ में इन्होंने कहा कि मानववाद के खिलाफ है उदारवाद। तो ये नेगेटिव लिबरलिज्म था। नेगेटिव लिबरलिज्म क्योंकि स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं था, असीमित प्रतियोगिता थी, वहां पे जो जितना शोषण जिसका कर सकता था वो हो रहा था। मार्क्सवादी प्रतिक्रिया के बारे में तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि मार्क्स पहले ऐसे चिंतक हुए जिन्होंने ये बात की कि जो पूंजीवाद है उसका खात्मा खूनी संघर्ष के द्वारा होगा, यानी साम्यवादी क्रांति की बात हुई। तो ये भी एक प्रकार का डर था कि अगर इसको नहीं रोका गया, अगर इसमें चेंज नहीं किया गया, लिबरलिज्म में, पूंजीवाद में अगर चेंज नहीं किया गया तो खूनी क्रांति हो सकती है। हीगल क्योंकि आदर्शवादी चिंतक थे, हीगल ने भी कहीं ना कहीं आदर्शवादी विचार अपने रखे कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है और राज्य कभी भी शोषण नहीं कर सकता, ये तो भलाई के लिए है क्योंकि ये तो सर्वोच्च आत्मा है। इस तरीके की और नैतिकवादी प्रतिक्रियाएं थी कि नैतिकता के आधार पर भी पूंजीवाद बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हीगल
ऐसे चिंतक साबित हुए जिन्होंने उदारवाद की ये जो प्रतिक्रियाएं थी, उदारवाद के अंदर जो कमियां थी, उनको खत्म करके पॉजिटिव लिबरलिज्म यानी सकारात्मक उदारवाद के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश की लिबरलिज्म को। तो उसको हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने पॉजिटिव लिबरलिज्म का विचार अपना दिया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्रीन पर प्रभाव। टीएच ग्रीन पर इमैनुअल कांट के आदर्शवाद का प्रभाव था। इमैनुअल कांट का जो आदर्शवाद था वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर विश्वास रखता था, साथ में ये पॉजिटिविज्म के ऊपर भी विश्वास रखता था। रूसो की सामान्य इच्छा का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा। सामान्य इच्छा मतलब ऐसी इच्छा जो आदर्श इच्छाओं का योग हो, और सामान्य इच्छा मतलब जिसके अंदर व्यक्तियों के हितों का, व्यक्तियों के जो भी उनका विकास है उससे रिलेटेड जितने भी प्रकार के पॉजिटिव काम हैं वो सामान्य इच्छा में देखने को इन्हें मिले। तो सामान्य इच्छा जो रूसो की है इसका भी इनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा। अरस्तु और प्लेटो का भी इनके ऊपर प्रभाव देखा जा सकता है, और हीगल का तो प्रभाव इनके ऊपर ही था ही, क्योंकि हीगल के बाद ये आदर्शवादी अगले आदर्शवादी चिंतक हुए। यानी हीगल के आधे विचार इन्होंने अडॉप्ट किए और कुछ एक विचारों को इन्होंने संशोधित किया। ऑक्सफोर्ड आदर्शवाद का प्रभाव। ऑक्सफोर्ड आदर्शवाद में टॉमस पेन, मैकियावेली प्रमुख है। अब देखिए टॉमस पेन, आपको पता होगा टॉमस पेन जॉन लॉक के बाद प्राकृतिक अधिकारों के सबसे बड़े समर्थक है, नेचुरल राइट के ये समर्थक है, तो इसका भी प्रभाव पड़ा। मैकियावेली के द प्रिंस का भी इनके ऊपर प्रभाव पड़ा। और ग्रीन ऐसे विचारक है जिन्हें अर्ध उदारवादी, अर्ध समाजवादी, अर्ध आदर्शवादी कहा जाता है। अर्ध उदारवादी इन्हें किस लिए कहा जाता है? क्योंकि उदारवाद की तो इन्होंने बचाव तो इन्होंने उदारवाद का किया, लेकिन उदारवाद का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उस टाइम, नेगेटिव लिबरलिज्म का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको इन्होंने चैलेंज कर लिया। अब ये उदारवादी तो थे लेकिन उदारवाद में इन्होंने चेंज कर लिया, इसलिए अर्ध उदारवादी कहा जाता है। समाजवादी भी ये थे, समाजवाद को ये सही मानते थे, लेकिन इन्होंने साइंटिफिक जो सोशलिज्म था कार्ल मार्क्स की इन्होंने आलोचना की और नए प्रकार के समाजवाद की इन्होंने बात की। अर्ध आदर्शवादी इन्हें कहा जाता है क्योंकि इनके सारे विचार आदर्शवाद से प्रेरित ना होकर रियलिज्म यानी यथार्थवाद के ऊपर भी आधारित थे। और ये यथार्थवाद आप देख सकते हैं, मैकियावेली का इनके ऊपर जो प्रभाव था, टॉमस पेन का इनके ऊपर जो प्रभाव था, तो इसके साथ साथ रूसो की सामान्य इच्छा का जो इनके ऊपर प्रभाव था, तो उन्होंने आधा इन्हें आदर्शवादी और आधा इन्हें क्या बना दिया, आधा इन्हें बना दिया यथार्थवादी। तो कोटेशन या फिर क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि अर्ध उदारवादी, अर्ध समाजवादी और अर्ध आदर्शवादी किसे कहा जाता है, तो ये है ग्रीन। इन्होंने बेंथम के सुखवाद की भी आलोचना की। इन्होंने कहा बेंथम जो हर चीज को सुखवाद के आधार पे देख रहे हैं वो गलत है। सुख आपको जरूरी नहीं है कि हर एक चीज का आधार सुख हो, स्वतंत्रता भी जरूरी है सुख के साथ साथ, स्वतंत्रता के साथ साथ नैतिक सुख भी जरूरी है और भौतिक सुख भी जरूरी है। तो बेंथम का जो सुखवाद था, ये सुखवाद बेसिकली क्वांटिटी के ऊपर आधारित था, क्वालिटी इसमें नहीं थी, इसलिए इसकी इन्होंने आलोचना की। उदारवाद को बचाने के लिए इन्होंने कई प्रकार से उदारवाद को संशोधित किया। यह सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक है। मुख्य विचारों की अगर हम बात करें, राज्य ना तो समझौते से ना ही शक्ति से, यह लोगों की इच्छा के कारण बना है और राज्य समाज से ऊपर नहीं है, पहला इनका विचार। तो आप देखिए उस दौरान जब राज्य की उत्पत्ति के बारे में बातचीत चल रही थी, कुछ आदमी कुछ चिंतक कह रहे थे कि समझौते के कारण राज्य बना, जैसे कि जॉन लॉक, हॉब्स, रूसो, ये तीन जो चिंतक हैं इन्होंने सामाजिक समझौते की बात की कि समझौते के द्वारा राज्य बना। उसी तरीके से आगे जेएस मिल भी समझौते की कहीं ना कहीं बात करते हैं, तो ये समझौते को भी आधार नहीं मानते हैं राज्य की उत्पत्ति का। शक्ति, जैसे मैकाइवर हो गए, कैटलिन हो गए, इन चिंतकों ने क्या कहा कि शक्ति के आधार पे क्या है राज्य का निर्माण हुआ, तो इसे भी इन्होंने गलत माना। इन्होंने कहा कि व्यक्तियों की जो इच्छा है, व्यक्तियों की इच्छा के कारण राज्य का जन्म हुआ है और राज्य समाज से ऊपर नहीं है,
क्योंकि समाज के हितों के लिए ही राज्य बनता है। तो राज्य जो है वो समाज से ऊपर नहीं है, समाज के लिए ही राज्य का निर्माण किया गया है और समाज की इच्छा के कारण ही राज्य की स्थापना की गई है। यह समाज के लिए उपयोगी है। यह क्या? राज्य। राज्य समाज के लिए उपयोगी है क्योंकि यह सामान्य हित की रक्षा करता है। मनुष्य तर्कसंगत एवं नैतिक प्राणी है, यह भी इन्होंने बात की। उनके अंदर मूल्य है और वह आध्यात्मिक मूल्य, दया, प्रेम, सहानुभूति पर आधारित है। तो ये कहीं ना कहीं रूसो का प्रभाव यहां पे स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। रूसो जिस तरीके से व्यक्तियों के अंदर दया, प्रेम, सहानुभूति की बात करते हैं प्राकृतिक अवस्था में और उसे गोल्डन एज इन्होंने कहा। इसके साथ जॉन लॉक ने क्या है, मनुष्य को तर्कसंगत प्राणी माना था और नैतिक प्राणी किसने माना था? एरिस्टोटल ने माना था। तो ये कई चिंतकों के प्रभाव इनके ऊपर है जिसके चलते इन्होंने अपने विचार दिए हैं। इन्होंने नैतिक कार्य के लिए सेल्फ रियलाइजेशन का सिद्धांत दिया। सेल्फ रियलाइजेशन यानी नैतिक कार्य के लिए क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन होना जरूरी है कि मैं कौन हूं और मैं किस तरीके से समाज के लिए अपना योगदान दे सकता हूं, समाज में मेरा क्या पार्टिसिपेशन है या फिर क्या मेरा ओहदा है। तो नैतिक कार्य के लिए सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इनकी फेमस कोटेशन है, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए मानव चेतना की जरूरत होती है और मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता के लिए अधिकार जरूरी है तथा अधिकारों के लिए राज्य जरूरी है। और यही इनकी सकारात्मक स्वतंत्रता की घोषणा है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा तो मानव चेतना की आपको जरूरत होगी। अगर आपने अपने आप को समझना है तो आपके अंदर कम से कम बुद्धि होनी चाहिए, आपके अंदर मानव चेतना होनी चाहिए। मानव चेतना के लिए आपको स्वतंत्रता की जरूरत पड़ती है। आपको अपने जो थॉट है उसको एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और स्वतंत्रता आपको तभी मिलेगी जब राज्य आपको अधिकार देगा और अधिकारों के लिए राज्य जरूरी है। इसी कोटेशन को आगे चलकर लास्की ने भी अपनाया है। हैरोल्ड जे लास्की ने भी इसी कोटेशन को आगे अपनाया है। इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों का खंडन किया। इन्होंने कहा कि प्राकृतिक अधिकार जैसा कुछ नहीं होता है क्योंकि अधिकारों के लिए क्या है? राज्य जरूरी है। राज्य ही अधिकार देता है, प्राकृतिक अधिकार जैसा कुछ नहीं होता है। स्वतंत्रता की धारणा, इनकी स्वतंत्रता संबंधी धारणा हीगल से मिलती जुलती है। राज्य का काम व्यक्ति की स्वतंत्रता में आने वाली बाधाओं को रोकना है। जैसे हीगल स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, ठीक है, वो स्वतंत्रता को व्यक्ति के विकास के लिए इंपॉर्टेंट मानते थे, लेकिन राज्य के खिलाफ किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता व्यक्ति को नहीं होगी। वहां कहीं ना कहीं हीगल और ग्रीन के विचार मिलते हैं, लेकिन इससे आगे बढ़कर ये कहते हैं कि राज्य का काम व्यक्ति की स्वतंत्रता में आने वाली बाधाओं को रोकना है। और ये कोटेशन कई बार पूछी गई है कि ये किसने कहा कि राज्य का काम बाह्य बाधाओं को बाधित करना है। तो ये है टीएच ग्रीन की कोटेशन। ग्रीन स्वतंत्रता का सकारात्मक पक्ष उठाते हैं, अर्थात करने योग्य कार्य की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है। नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है? नेगेटिव लिबर्टी में कहा जाता है कि व्यक्ति को पूरी तरीके से खुला छोड़ दो, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब होता है कि आपके ऊपर क्या है, प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं अगर आप दूसरों की स्वतंत्रता या फिर ऐसे काम करने लगो जो आपके करने लायक नहीं है, ठीक है, या फिर आप ऐसा काम कुछ कर रहे हैं जो किसी की स्वतंत्रता का हनन करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि करने योग्य कार्य, ठीक है, जो कार्य करने योग्य होते हैं उनको करने की स्वतंत्रता जब आपको मिलती है तो ये पॉजिटिव लिबर्टी है ग्रीन की। स्वतंत्रता बाहरी पक्ष है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। वो कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। ग्रीन ने सामाजिक आर्थिक सुधारों पर बल दिया।
सामाजिक आर्थिक सुधारों का मतलब है कि अभी तक क्या है, लिबरलिज्म क्या है, आर्थिक क्षेत्र में लेजर फेयर की नीति, हस्तक्षेप की नीति को अपनाने के पक्ष में थे अभी तक के उदारवादी। लेकिन टीएच ग्रीन ने कहा कि हमें आर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप चाहिए, तभी अमीरी और गरीबी के बीच जो खाई बढ़ रही है उसे खत्म किया जा सकता है, मजदूरों के शोषण को खत्म किया जा सकता है। राज्य का काम गरीबों की गरीबी तथा अमीरों की अमीरी घटाना है। टैक्स फार्मूला तथा इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन के सिद्धांत द्वारा यह काम किया जा सकता है। यानी जो पूंजीपति लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल जमा हो चुकी है, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा और इनका जो इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन राज्य करे। जो छोटे छोटे पूंजीपति है या मजदूरों में, इनकी इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए ताकि क्या हो, इनकम गैप को कम किया जा सके। संपत्ति का अधिकार सभी व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए, इस बात से ये सहमत थे। संपत्ति के अधिकार के बिना संपत्ति का कोई मतलब नहीं है। जैसे स्वतंत्रता के लिए अधिकार जरूरी है, वैसे ये बोलते हैं कि संपत्ति का अधिकार दिया जाना चाहिए, और संपत्ति का अधिकार जब मिलेगा तभी तो संपत्ति आप रख सकते हैं। यानी संपत्ति के अधिकार के बिना संपत्ति का कोई मतलब नहीं है। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन देख लेते हैं। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के ऊपर इनका क्या विचार है। इनकी पुस्तक लेक्चर्स ऑन पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में इन्होंने कहा कि यदि राज्य उनके हित में कार्य नहीं करता तो व्यक्ति राज्य की आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है। हम राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करते हैं? क्योंकि राज्य हमारे लिए क्या है, राज्य हमारे लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है या फिर ऐसी परिस्थितियां देता है जिसमें हमारे विकास में बाधाएं जो आ रही है उसको ये बाधित करता है, और अगर राज्य ऐसा नहीं करता तो हम राज्य की आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हैं। यानी बगावत व्यक्ति का बुनियादी हक होना चाहिए, यह सिद्धांत पहले लोक ने दिया था, ठीक है। लेकिन यह अहिंसात्मक विरोध को का मेथड देते हैं। यानी विरोध जो राज्य के खिलाफ होगा, आप क्रांति नहीं करोगे, जैसा कि कार्ल मार्क्स कह रहे हैं, आप क्रांति नहीं करोगे, आप सिंपली क्या करोगे, अहिंसात्मक विरोध मेथड का प्रयोग करोगे। आप धरना दे सकते हैं, आप हड़ताल कर सकते हैं, आप काम रोक सकते हैं, आप सविनय अवज्ञा कर सकते हैं, लेकिन आप हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे, ये टीएस ग्रीन कहते हैं। विरोध मजबूरी की स्थिति में भी किया जाना चाहिए। यदि किसी नीति से आपको नुकसान है तथा दूसरे समुदाय को लाभ है तो आप विरोध नहीं कर सकते, अतः बगावत का अधिकार भी सीमित है, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल एक इस प्रकार का कानून बना दिया गया जिसके कारण क्या है, 30 लोगों को फायदा हो रहा है और आप 2 लोग ऐसे हैं जिनको नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि आप ऐसी स्थिति का या फिर ऐसे चीज़ का विरोध नहीं कर सकते जिससे कि दूसरों को फायदा हो रहा है। हाँ, आप अपने हक के लिए जरूर आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन दूसरों को मिलने वाले हितों का विरोध नहीं कर सकते हैं। नैतिकता व्यक्ति का अंदरूनी मामला है, इसमें वह पूरी तरीके से स्वतंत्र है। नैतिकता, जैसे बेंथम ने भी कहा था कि नैतिकता कानून से अलग है, कानून से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, वैसे ही नैतिकता व्यक्ति का अंदरूनी मामला है और इसमें वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। विकास मनुष्य के अंदर से ही आता है, बाहरी परिस्थितियां राज्य तैयार करता है। तो आइडियलिज्म के साथ ये जुड़े हुए हैं, आदर्शवादी चिंतक है, इनके ऊपर हीगल का भी प्रभाव है। आदर्शवादी चिंतक क्या कहते हैं कि आदर्शवादी चिंतक यही कहते हैं कि मनुष्य का विवेक जो है, मनुष्य अपने विवेक के द्वारा क्या करते हैं, अपना विकास करते हैं। और विकास क्या है, बुद्धि के द्वारा आता है, यानी विकास क्या है, मनुष्य के अंदर से आता है, राज्य बाहरी परिस्थितियां तैयार करता है। 1920 में इंग्लैंड में लेबर पार्टी टीएच ग्रीन के कारण ही बनी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। टीएच ग्रीन के कारण ही क्या है, इंग्लैंड में लेबर पार्टी बनी थी। जैसे हम एडमंड बर्ग को पढ़ते हैं, एडमंड बर्ग को जब हम पढ़ते हैं तो बर्ग को क्या है, कंजर्वेटिव जो पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी का फादर माना जाता है एडमंड बर्ग को, ठीक है। एडमंड बर्ग, इसे कहा जाता है कंजर्वेटिव या रूढ़िवादी पार्टी का पिता। वैसे ही लेबर पार्टी का पिता किसे कहा जाता है, टीएच ग्रीन को। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में इनके विचार।
राज्य में रहने वाले व्यक्तियों की सामान्य इच्छा राज्य है, ठीक उसी प्रकार संपूर्ण मानवता की भी एक सामूहिक इच्छा होती है जो विश्व राजनीति से संचालित होती है। तो यहाँ पे देखिए, जिस तरीके से व्यक्तियों की सामान्य इच्छा राज्य पूरी करता है, वैसे ही विश्व समुदाय की जो इच्छा है वो विश्व राजनीति के द्वारा पूरी होती है। वह विश्व बंधुत्व का समर्थन करते हैं और युद्ध का विरोध करते हैं। सच्ची स्वतंत्रता आदर्श वस्तुओं के संकल्प करने की स्वतंत्रता अथवा अवसर है। हीगल की भांति ग्रीन भी विश्व आत्मा और विवेक में विश्वास रखते थे। उन्होंने व्यक्तिवाद तथा आदर्शवाद में समन्वय किया। उन्होंने उदार आदर्शवाद की स्थापना की तथा वैधानिक सुधारों को आगे बढ़ाया। तो सबसे लास्ट में देख लेते हैं कंक्लूजन, इनका मूल्यांकन। ग्रीन सकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक उदारवाद के प्रमुख चिंतक हैं। इन्होंने अनियंत्रित पूंजीवाद के स्थान पर कल्याणकारी राज्य की नींव रखी। ग्रीन गुडविल की बात करता है, यानी राज्य क्या है, गुडविल यानी भलाई का काम करेगा, राज्य वेलफेयर का काम करेगा। वह व्यक्तिगत संपत्ति की अनिवार्यता पर बल देता है। वह भूमिगत संपत्ति यानी सामंतवाद का घोर विरोधी है। सामान्य संकल्प, सामान्य शुभ ही सामान्य चेतना है। और ये कोटेशन कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि ये कोटेशन किसकी है, कि सामान्य संकल्प सामान्य शुभ ही सामान्य चेतना है। तो टीएच ग्रीन की फेमस कोटेशन है। वह प्राकृतिक अधिकारों की बात नहीं करता है, यहां करता है, वो प्राकृतिक अधिकारों की बात नहीं करता है बल्कि उसकी आलोचना करता है। तो इसको थोड़ा आपने करेक्ट कर लेना है, वो प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करता है। राज्य युद्ध, राज्य युद्ध के बारे में इनका विचार है, युद्ध अपूर्ण राज्य का द्योतक है तथा एक क्रूर आवश्यकता है। अब यहां पे देखिए, युद्ध क्या है, युद्ध क्रूर राज्य का क्या है, क्रूर राज्य का क्या है, क्रूर या फिर अपूर्ण राज्य का द्योतक है। जो अभी तक पूरी तरीके से राज्य नहीं बना है, जो अपने ट्रांजिशन में है, वो ही राज्य युद्ध करते हैं। जो राज्य पूरी तरीके से बन गया है, ईश्वर का अवतार है, वो कभी भी मानवता के खिलाफ युद्ध नहीं करेगा। लेकिन साथ में क्रूर आवश्यकता की भी ये बात करता है, क्योंकि अगर किसी अपूर्ण राज्य ने आपके ऊपर आक्रमण कर लिया तो आपको क्या है, आपकी ये आवश्यकता है कि आपको युद्ध करना भी पड़ सकता है। यह आगे चलकर लास्की जैसे विचारकों के प्रेरणा स्रोत बनते हैं। तो ये टीएच ग्रीन का कंप्लीट विचारों को, हमने महत्वपूर्ण विचारों को इस वीडियो के माध्यम से समझा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।